देश में मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या ने चिंता बढ़ा दी है। खासतौर से कोरोना काल के बाद से इसमें तेजी से उछाल आया है। सरकार ने इसके निदान के लिए 8 महीने पहले एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था, जिस पर अब तक करीब 1.5 लाख फोन आ चुके हैं। फोन करने वालों में सबसे ज्यादा 18 से 45 साल की उम्र के लोग हैं। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर मानसिक रोगियों की संख्या क्यों बढ़ रही है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, उपचार की बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ देश में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी को लेकर भी एक्सपर्ट से लेंगे राय। सबसे पहले रिपोर्ट। आमतौर पर मानसिक बीमारी को शुरुआती दौर में लोग बीमारी के तौर पर नहीं लेते, लेकिन ये बीमारी तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार की ओर से एक चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है। दरअसल सरकार ने कोरोना काल के बाद मानसिक अवसाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिछले साल अक्टूबर में इससे जुड़ी एक हेल्पलाइन सर्विस शुरू की थी। महज 8 महीने में इस हेल्पलाइन पर मानसिक तौर पर परेशान करीब 1.5 लाख लोगों के फोन आए। इनमें से सर्वाधिक 74% उन लोगों की कॉल आई जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच थी। इसके बाद 13.25% फोन उन लोगों के आए जिनकी उम्र 46 से 64 वर्ष के बीच थी। 13 से 17 साल के एज ग्रुप के करीब 7% किशोरों ने अपने अवसाद संबंधी समस्या को हेल्पलाइन पर शेयर किया। सर्वाधिक 14,000 कॉल सैडनेस से जुड़ी थी। नींद न आने की समस्या से पीड़ित लोगों की करीब 13,000 कॉल्स थी। 10,000 कॉल्स तनाव और एंजाइटी की समस्या से जुड़ी थी, जबकि पारिवारिक कलह और पति पत्नी के संबंधों से जुड़ी कॉल्स की संख्या 6,000 के करीब थी। ये वो आंकड़े हैं जिन्होंने मानसिक बीमारी को समझा और फोन किया। लेकिन देश में मानसिक रोगियों में 80% लोग ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं और ना ही उनका इलाज हो पाता है। लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक देश में हर 7वां व्यक्ति किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। ICMR के मुताबिक मानसिक रोगों में सर्वाधिक 5 करोड़ से अधिक लोग अवसाद और 4.5 करोड़ लोग एंजाइटी से पीड़ित हैं, जबकि 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर और ऑटिज्म जैसी समस्या है। खासकर कमजोर याददाश्त, बिना वजह डर लगना, अनिद्रा और थकान, दैनिक समस्याओं से दूर भागना और अधिक गुस्सा आना मानसिक बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। कोरोना के बाद इस बीमारी ने तेजी से पांव पसारा है, लेकिन देश में इससे निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कुल संख्या 26,000 के आसपास है, यानी 3.5 लाख रोगियों पर महज एक मनोचिकित्सक और 3 नर्स उपलब्ध हैं। वहीं देश में केवल कुल सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर 140 के करीब मेंटल हॉस्पिटल मौजूद हैं। ये आंकड़े आबादी के लिहाज से मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या से निपटने के लिए नाकाफी है। वहीं इस बीमारी से जूझ रहे लोग इस डर से डॉक्टर के पास नहीं जाते कि कहीं लोग उन्हें मेंटल ना समझने लगे। लेकिन ऐसे लोगों को समझना होगा कि ये दूसरी बीमारी की तरह ही एक समस्या है, जिसे छिपाए नहीं बल्कि इसका इलाज करवाएं। इसका इलाज संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं और सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं मनस्थली की। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर ज्योति। मोनिका कपूर हमारे साथ हैं, को फाउंडर हैं मानस फाउंडेशन की। मोनिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं निराली भाटिया, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। निराली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ज्योति, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा और इस खबर को मैं 2 तरह से देख रहा हूँ। अगर लाखों कॉल्स अगर सरकार की हेल्पलाइंस में आ रही हैं तो इसको किस तरह से देखें हम? मैं दोनों पहलू आपके सामने रख रहा हूँ। पहला कि ये दुखद है, लगातार इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ रही है, और एक इसका अगर उजला पक्ष हम देखने की कोशिश करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्प के लिए अप्रोच कर रहे हैं, संभवतः जिसके लिए हम बहुत सालों से कह रहे थे कि प्लीज आगे आइए, बात कीजिए। तो ये लाखों लोगों का हेल्पलाइन तक पहुंचना, ये आप कौन सा पक्ष इसमें ज्यादा उजला देख रही हैं? थैंक्स दीपक। और ऑफ कोर्स मैं पॉजिटिव साइड इसका देख रही हूँ, बिकॉज जो हम काफ़ी टाइम से अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो यही है कि हम अपनी मानसिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते रहे हैं, जबकि लोग अपनी शारीरिक समस्याओं के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं, पर ये ओपननेस अभी तक किसी में नहीं थी कि वो अपनी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में किसी से बात करें।
इनफैक्ट 2020 में मनस्थली ने भी अपना हेल्पलाइन शुरू किया था और 21 से उसको कोविड का नाम छोड़ के सिर्फ मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पे हमने शिफ्ट किया था और ये कॉल्स हमारे पास आने लगी थी। और इन कॉल्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि क्योंकि लोग अभी भी ओपनली अपने घर में अपने दोस्तों से, अपने परिवार से या अपनी फैमिली डॉक्टर से अपने मन के बारे में या अपनी मन की समस्याओं के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, पर कम से कम उनके लिए एक सेफ स्पेस है जहाँ पे वो आके अपने मन की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही हम किसी चीज़ की बात करने लगते हैं तो आधी जो हमारी प्रॉब्लम है वो वैसे ही हल हो जाती है क्योंकि हम उसे अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। तो काउंसलर्स का इसमें बड़ा रोल रहता है और उसके बाद उनको सही गाइडेंस जो मिलती है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप ऐसी बातें किसी से करते हो, और हमारे समाज में ये रहा है कि लोग यूजुअली करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, इस अपने आप को उत्साहित कीजिए, बाहर निकलो, सैर करो, ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक हो नहीं रहा होता है। जबकि अब जब आप किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे होते हैं तो वो आपकी पहले तो आपकी समस्या को समझते हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरा फिर आपको सही एक गाइडेंस दे सकते हैं ताकि आपका सही इलाज हो। तो एक तरीके से तो मैं इस न्यूज़ को बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ कि लोग आगे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारी समस्या का समाधान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एब्सोल्युटली। मोनिका जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुत सारा बातें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टिग्मास, प्रिजुडिसेस हमारे यहाँ बहुत अभी भी प्रेवलेंट हैं, जो शायद बहुत सारे लोगों को रोक रहे हैं। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी कहा कि अगर कोई बात करता है कि मुझे अवसाद है, मुझे चिंता ज्यादा हो रही है, मुझे घबराहट ज्यादा हो रही है, मैं अकेला फील कर रहा हूं या कर रही हूं, तो लोग इसे सीधा सीधा पागलपन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रिजुडिसेस और स्टिग्मा अभी भी इंडियन सोसाइटी में है। आपको क्या लग रहा है, 1.5 लाख का ये आंकड़ा आप किस पक्ष को ज्यादा देखेंगी मैम? जैसा कि अभी डॉक्टर मैम ने भी कहा कि एक तरफ से तो ओपननेस बढ़ रही है, बट अगर आप देखें ना तो हिंदुस्तान में या इंडिया में बहुत मेडिकलाइज सिस्टम ऑफ मेंटल हेल्थ केयर है। लोग तभी साइकियाट्रिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं जब उनकी परेशानी दूसरे लेवल तक पहुंच जाती है, जहां पे उनको होपलेसनेस आ जाता है या कुछ नहीं हो सकता। तो हम उसको मेंटल हेल्थ को स्पेक्ट्रम में नहीं देखते, हम उसको वेलनेस के साइकिल में नहीं देखते, हम उसको एक अपनी जैसा हमारे पास भाषा ही नहीं है। मतलब जैसे फिजिकल हेल्थ चेकअप के लिए अगर हमें जाना है, हम बोल सकते हैं हमारे सिर में दर्द है, हमारे हाथ में दर्द है, बट ये शब्द ही नहीं है कि मेरे को उदासी है या मेरा मन उदास है या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे तकलीफ होती है। सो इन सब को देखते हुए, और स्पेशली जैसा आपकी रिपोर्ट ने कहा कि ज्यादातर यंग लोग हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि यंग लोग जो है ना वो हेल्थ चेकअप के लिए ज्यादा नहीं जाते हैं, एंड इंडिया इज अ यंग कंट्री, मतलब हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन इस वक्त यंग है। तो हमारे पास सिस्टम्स नहीं है जो कि एजुकेशनल इंक्लूसिव सिस्टम है, जहाँ पे मेंटल हेल्थ एजुकेशनल सिस्टम का एक हिस्सा हो, जहाँ पे बच्चे बिना हिचक के, बिना स्टिग्मा के काउंसलर से बात कर सके और उनको बाकी दोस्त ना समझे कि कुछ कमी है। तो एट वन लेवल देयर इज अ ओपननेस, लोग बात करना चाहते हैं, लोग समझते हैं बातचीत से फायदा होता है, लोग ढूंढ रहे हैं फोरम्स जहां पे वो बात कर सके। सोशल मीडिया हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ स्पेस, बट ऑन द अदर लेवल डिलीवरी सिस्टम में अभी भी बहुत गैप है। मैं बाद में बात करती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन रूरल सेटअप में इसका एक और ही चैलेंज है, बट इवन इन अर्बन सेटिंग वो जो लोग बात कर रहे हैं उसका अगला लेवल क्या होना चाहिए वो भी बहुत गैप है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मोनिका आपने कही है, और निराली जी ये कितना इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हमारे पास वो शब्द नहीं है। वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाता हूं या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाता हूं, मुझे क्या हो रहा है, मेरे पास ये कहने का शब्द ही नहीं है। जहां तक बात है सोशल मीडिया की, एक आम जनमानस में प्रचलित शब्दों की, तो अभी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पाए हम। कुछ भी ले लो वो सब एंग्जाइटी डिप्रेशन में आ जाता है। अच्छा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन और मूड स्विंग्स, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें भी वो नहीं होता। तो या तो हमारे पास बड़े ही पुराने प्रचलित शब्द हैं
अपनी मानसिक अवस्था को दर्शाने के, या फिर हमारे पास कुछ ठोस लैंग्वेज ही नहीं है? ये कितना बड़ा बैरियर है निराली जी? थैंक यू दीपक जी, मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। जैसे मोनिका मैडम ने भी कहा कि इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हमारे पास राइट टर्म्स नहीं है। जैसे अगर हमें पेट की प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास मेडिकल टर्म्स हैं जो बहुत हम कैजुअली यूज नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मेंटल हेल्थ रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे आपने भी कहा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये इतना कैजुअली हम यूज करते हैं कि अगर आप किसी को कहोगे कि मुझे डिप्रेस फील हो रहा है, बिकॉज वो कैजुअल है, आपको रिस्पॉन्स वही आता है कि हाँ ठीक है यार, तो थोड़ा आइसक्रीम खा ले, ऑनलाइन शॉपिंग कर ले, मूड चेंज हो जाएगा। यू नो, वी डोंट कंसिडर इट एज अ सीरियस प्रॉब्लम और अ हेल्थ इश्यू। तो जो जो टर्म्स पॉपुलर है या फेमिलियर है वो बहुत कैजुअली यूज हो जाते हैं, और बाकी चीजों की अवेयरनेस सर्टनली नहीं है। हमने ये देखा नंबर की कितना गैप है सप्लाई और डिमांड में। आपने देखा कितने कम नंबर्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट या सिकेट्रिस्ट के जो हमारे देश में एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। आई बीन इन द फील्ड फॉर 10 years, लेकिन आज भी मुझे वो सवाल पूछा जाता है कि सिकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इनका फर्क क्या है? तो ये नॉलेज एजुकेशन जब तक क्लियर नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। और जितना है, जैसे मैंने कहा, वो बहुत कैजुअल यूज हो रहा है। प्लस क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, तो हमारे ये जो अवेयरनेस है, थैंकफुली सोशल मीडिया की वजह से जितना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश या हिंदी मैक्सिमम यहाँ तक सीमित है। बाकी लैंग्वेजेस में इनके लिए कोई टर्म्स नहीं है। जो है वो सिर्फ मूवीज से कैजुअली जो वर्ड पिकअप करते हैं वही है। तो एजुकेशन मेंटल हेल्थ का जब हम बोलते हैं, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए कि आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करो एंड एड्रेस इट एज अ बीमारी, ये एक नॉट एज लाइक अ मूड स्विंग है। एब्सोल्युटली, ये एक और लेवल आपने इसमें जोड़ा, और ये एक और इम्पॉर्टेंट है कि फिर भी जो शहरी इलाके हैं, जो सोशल मीडिया की लैंग्वेज है, उसमें तो चलो फिर भी एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स की बात हो रही है। मेंटल हेल्थ जैसा सब्जेक्ट भी जो है वो बड़े सेलिब्रिटीज क्योंकि लेने लगे हैं नाम, तो लोगों तक पहुंचा है। लेकिन अगर आप गाँव में चले जाएं, आप छोटे शहरों में चले जाएं, वहां पर तो वो भाषा भी नहीं है आपके पास। वहां तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन भी नहीं समझते हैं। ले दे के आपके पास यही बसता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब ऐसे में आपको डांट पड़ने लग जाती है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? तुम्हारे लिए सब कुछ करके तो दिया हुआ है, आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसा लगता है कि अगर आपका मन अच्छा नहीं है, आपको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप अपने परिवार को चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से कि आपने मेरे लिए अच्छा नहीं किया इसलिए। तो ये जब तक सोच नहीं बदलेगी, मेंटल हेल्थ के प्रति हमारा नजरिया नहीं बदलेगा। तो एक रीसेंट स्टडी ये बताती है कि सरकार का जो नंबर है मेंटल हेल्थ को लेकर, उस पे कॉल्स जो आई हैं वो लाखों में आई हैं, 1.5 लाख आई हैं इनफैक्ट 2022 के बाद से। हम इस डेटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डेटा कौन से संकेत दे रहा है। हमारे यहाँ कॉल्स कर रहे हैं लोग, इसे जागरूकता में इजाफा कहा जाए या इसे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स की संख्या में इजाफे की तरह देखा जाए, थोड़ा ये इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ज्योति, एक इशू आपने भी जो कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट कोई व्यक्ति किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का सहारा ले रहा हो, ऐसा भी थोड़ा हम कम देखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि आप फिजिशियन के पास जाइए, वो जब आपको अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं या उनको लगता है कि कुछ साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिकल प्रॉब्लम है, तो तब जाके वो आपको किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलने के लिए कहते हैं। तब जाते हैं लोग, क्योंकि डॉक्टर साहब ने लिखा है कि इनसे मिलना है, इनको दिखाना है, तब जाके लोग आते हैं। तो ये आपको ये वाले डेटा कैसे लगते हैं? और एक सीधा जो संवाद होना चाहिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और इस तरह के पोटेंशियल पेशेंट्स के बीच में, वो संवाद और गहरा कैसे हो? राइट दीपक, और आपने बहुत एक पते की बात इस दौरान बोली थी जो मैंने सोचा था कि हाँ, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कि जैसे आप बोलते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी शब्द से बाहर ही कोई नहीं निकल पाता है, और अगर हम शहर को ना देख के गांव की बात करें तो वहाँ पे तो मेरा मन नहीं अच्छा, तो लोग ये मानते हैं कि जैसे कि आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आपने अपने मन को ख़राब कर रखा है, किसी और ने आपके मन को या किसी बीमारी ने आपके मन को ख़राब नहीं कर रखा है। तो इसके चलते बहुत लोग डायरेक्टली इस बात को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, व्यक्त करते हैं तो उन्हें जनरली डांट पड़ जाती है।
और इस वजह से जो हम अपने अगर सामाजिक परिवेश को देखें, इसको सोशियो कल्चरल सिनेरियो को देखें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मानसिक रोग जो हैं वो ज़्यादातर शारीरिक फॉर्म में आते हैं, जिसको हम सोमेटाइजेशन भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल पेट की तकलीफ़ रहना लंबे समय तक, ये एक इंडिकेशन है कि व्यक्ति को स्ट्रेस हो सकता है, बिकॉज 80% लोगों में यदि उन्हें तनाव है तो उनके पेट में तकलीफ होती है। उसी तरीके से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जो हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, और आजकल यंग गर्ल्स में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, हार्मोन डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल माहवारी में दिक्कत आने लगती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो इसके चलते लोग नॉर्मली फैमिली फिजिशियन या जनरल फिजिशियन या फिजिशियन के पास जब जाते हैं तो ये आइडेंटिफाई होता है कि ये तकलीफ़ उनके तनाव से संबंधित है, और वो हमारे पास उस समय आते हैं। तो इस हेल्पलाइन का, इस तरह की हेल्पलाइन का सहयोग ये है कि वो व्यक्ति इस बारे में, यदि जैसे मैंने अभी बोला कि एक वो प्रोफेशनल काउंसलर से बात कर रहे हैं, तो ये विचार अगर उनके मन में आता है या उन्हें गाइडेंस दी जाती है कि ये तकलीफ़ जो है वो तनाव से संबंधित हो सकती है, तो ऑब्वियसली उसका सही इलाज हो सकता है। बिकॉज हमने अपने क्लिनिक्स में और ओपीडीज में देखा है कि सालों साल लोग अपनी शारीरिक समस्या, जिसका बेसिक रूट कॉज आपका तनाव है या तनाव सहन ना कर पाने की वजह से हो रहा है, सालों साल वो उसका इलाज कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सबको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मानसिक प्रॉब्लम सिर्फ मन की परेशानी या दुख से नहीं रिलेटेड है, इवन आपकी बॉडी भी इससे अफेक्ट होती है, आपके शरीर में भी बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं आपके मन के तनाव से। एब्सोल्युटली। और सिर्फ देखिए आपकी बॉडी की बात नहीं है, जो एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड्स का, और अगर आप OOPE और CHE या पोवर्टी इम्पैक्ट देखेंगे, इन शब्दों का मतलब भी मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर CHE, और जो पोवर्टी इम्पैक्ट है उसमें अगर आप देखेंगे, अभी कुछ दिनों पहले एक स्टडी आई थी, उसमें यह बताया गया कि 20% भारतीय पोवर्टी में चले जाते हैं। मेंटल इलनेस का जो डिजीज बर्डन है उनके हाउस होल्ड्स पर इतना है, यानी कि अगर आपने समय पर नहीं डायग्नोस किया तो आगे चल के वो बीमारी का इलाज इतना महंगा हो जाता है कि आप गरीबी में चले जाते हैं। और ये आप बर्डन देखेंगे तो जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें ज्यादा है, थोड़ा बहुत 22% के आसपास है ये ट्रीटमेंट रूरल इलाकों में जो बर्डन है। शहरी इलाकों में तो इससे थोड़ा बेहतर स्थिति है, 17% के आसपास है। लेकिन अगर समय पर डायग्नोस नहीं हुआ तो ये आपके इनर हेल्थ, इनर इकोसिस्टम को तो खराब करेंगे, आपके पूरे के पूरा इकोनॉमी के चक्र को खराब कर देंगे। इस बीच मोनिका जी, एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी है, थोड़ा जागरूकता, जब हम कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता आई है, देखिए मैं इस द्वंद्व में नहीं पढ़ना चाहता, इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि अपने आप को मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बताने वाले लोग कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग सहारा ले रहे हैं, यूट्यूब पर ले रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ आश्रमों में जाते हैं, कुछ लोगों को रिलीजियसली फॉलो भी करते हैं, और मैं देखता हूं कि वो लगातार उन्हें अपने बातों से, अपने प्रवचनों से कोशिश करते हैं उनको बताने की, समझाने की कि मेंटल हेल्थ क्या है, आपकी परेशानी क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग हमें ये बताते हैं कि जब तक वो सुन रहे हैं सामने वाले को, तब तक तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही वो प्रवचन या वो लेक्चर या जो भी काउंसलिंग खत्म होती है, दे आर बैक टू देयर ओल्ड लाइव्स। तो ये क्या इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, या वो लोग जो इस तरह की बातें कहते हैं इलाज करने की बात, वो उनका इलाज आधारहीन है? आप क्या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमारे लिए प्लीज। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जो भी चीज़ आपको सुकून दे रही है या आपकी मदद कर रही है तो आप उसको ज़रूर सीख कीजिए, क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं तो रास्ता निकलेगा, और वो ढूंढने का रास्ता, पाथवे टू केयर शायद लोगों का अलग अलग हो, बट और उसमें बीच बीच में शायद अड़चन भी आए, बट इवेंचुअली अगर आप ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो वी डोंट स्टॉप दैट, बट प्रोफेशनल हेल्प और किसी और व्यक्ति का सिर्फ आपको सुनना
और जानकारी देना जो कि सिर्फ सोशल सिस्टम से है, वो शायद फर्क हो सकती है, इसलिए प्रोफेशनल हेल्थ जरूरी है। बट द पॉइंट इज कि मेंटल हेल्थ के लिए ना हमें पॉजिटिव ब्रांडिंग की जरूरत है। जैसा कि सबने कहा कि अवेयरनेस बढ़ी है, लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, डिप्रेशन एंजाइटी नॉर्मल वर्ड बन गए, बट वी नीड कांस्टेंट चेंज। मतलब हिकअप्स और शॉर्ट टर्म मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन नहीं चाहिए। अब जब कोई क्राइसिस हो तो इंटरवेंशन है, कोविड है तो इंटरवेंशन है। अब हम सबको समझना है कि मेंटल हेल्थ हमारे हेल्थ का इंटरवुवन हिस्सा है और इसको हमें रेगुलरली एड्रेस करना है। जैसे हमें हेल्थ को एड्रेस करना है, वैसे इसको हेल्थ को एड्रेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हेल्पलाइन में कॉल्स आ रही हैं, अब कॉल्स आ रही हैं तो उसका अगला स्टेप क्या है? क्या हम लिंकेजेस ढूंढ रहे हैं? जैसा कि आपकी रिपोर्ट ने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ में लिंकेजेस ढूंढे, रूरल सेटिंग में हम उनको रेफरल बेस दें। उनको अगर फेस टू फेस काउंसलिंग की जरूरत है तो ऐसे हमारे पास ट्रेन काउंसलर होने चाहिए। सब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ काउंसलर्स की संख्या बहुत लिमिटेड है, तो हमारी सरकार क्या कर रही है कि हमारा टास्क फोर्स बढ़े। सो लॉट ऑफ थिंग्स, एजुकेशन सिस्टम में क्या पॉलिसी चेंज आना चाहिए कि मेंटल हेल्थ, जैसे आपका टिक मार्क होता है ना कि आपका इनटेक फॉर्म हुआ कि आप गए स्कूल में गए तो आपका आई चेकअप होता है, तो कैन वी नॉट नॉर्मलाइज कि मेंटल हेल्थ भी एक चेकअप होगा जिसमें सब लोग नॉर्मल बात करेंगे, ओपन फोरम्स होंगे, ओपन कॉन्वर्सेशंस होंगी। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे बट ये आपने सही कहा, क्योंकि बिल्कुल ये बहुत जरूरी रिफॉर्म होगा। क्योंकि देखिए एजुकेशन लेवल पे कितना हो रहा है, कितना ही हम सबके सामने, हमारे यहाँ ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की भारी कमी है। लाखों में एक हमारे पास है कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल स्पीकर्स की पौध खड़ी हो रही है और हर दूसरा आदमी मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं जाते जाते निराली जी आपसे बहुत संक्षिप्त में समझना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर आजकल बच्चे, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है सोशल मीडिया एंड बच्चों की मेंटल हेल्थ, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा चेंज आया है सोशल मीडिया के साथ? हमारा क्या रिश्ता वो मैच्योर हो पाया है कि हम एक बैलेंस बना सकें? सोशल मीडिया एंड बच्चों का रिलेशनशिप जो है वो काफी इंटीग्रल है। मतलब सोशल मीडिया उनकी लाइफ का अहम हिस्सा है, हम उससे अलग नहीं कर पाते हैं। एंड इसके आउटकम्स, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो हुए हैं। एक है इट इज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी सोशल मीडिया से कंटेंट लेने में और समझने में। इन बच्चों में एंड स्पेशली जेन ज़ी में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि पिछले ऑलमोस्ट एक साल से चिल्ड्रन आर वेरी ओपन। वो खुद ही अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, खुद ही आते हैं, उन्हें हल्का सा स्ट्रेस होता है, दे डोंट वेट टिल द लास्ट मोमेंट एंड दे आर नॉट दिस तो नहीं मम्मी को बोलेंगे या खुद कर लेते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ अवेयरनेस ऑफ सोशल मीडिया। बट ऑल्सो एक थिन लाइन ऑफ डेंजर ये भी है क्योंकि सोशल मीडिया पे सारा कंटेंट रेगुलेटेड कंटेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, मैं आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को ले रहा हूं। एक पॉजिटिव नोट ये है कि जो बच्चे हैं आजकल की जनरेशन के, सिर्फ उनके लिए नए शब्द नहीं है मेंटल इलनेस या एंजाइटी डिप्रेशन, दे आर सीकिंग हेल्प ऑल्सो, वो मदद ले रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो रेगुलेटेड नहीं है और जब तक नहीं होगा ये समस्या बनी रहेगी। बहुत बड़ा टॉपिक है मेंटल हेल्थ, थोड़ा सा समेटने की कोशिश की, इसीलिए चर्चा शायद आपको अधूरी लगे, लेकिन ये सवाल अधूरे नहीं हैं, ये बात आगे तक जानी चाहिए, बात इस पर लगातार होनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्योति कपूर वक्त निकालने के लिए। मोनिका जी थैंक यू सो मच। निराली जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।